नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैमूर में पिकनिक से लौटने के दौरान हादसा हुआ है। तो कैमूर से खबर, जहां पिकनिक से लौटने के दौरान हादसा हुआ है। करकटगढ़ डैम से लौट रहा पिकअप वैन पलट गया। नदी में पिकअप वैन पलटने से गंभीर हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि वैन में सवार थे 11 लोग, जो कि बह गए। 2 की मौत हुई है, 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वैन में 11 लोग सवार थे जो कि धार में बह निकले, लेकिन 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 की मौत बताई जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कैमूर से, जहां पिकनिक मनाने के दौरान और उससे बाद लौटने के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ है। ग्रामीणों की वहां पर भीड़ है। ये वैन है जो कि पलट गई और इसके बाद एक बड़ी घटना हुई। प्रमोद है हमारे साथ, कैमूर सहयोगी। कैमूर में किस तरीके से इस पूरे वाकये को देखा जाए, क्योंकि ये जो गाड़ी पलटी है जहां पर सड़क है या फिर उससे नीचे जो खाई जैसा हमें दिख रहा है, तो किस तरह से घटना हुई, क्या कुछ पता चल पाया अभी? विवेक, मैं बता दूं कि ये घटना जो है करकटगढ़ डैम है, वहां पिकनिक मनाने कल शाम को लोग वापस आ रहे थे। उसी समय बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान एक नदी छोटा है और नदी में तेज बहाव के चलते जो है पिकअप बह गया। उसी में 11 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग फंस के मर गए और 11 लोग बह गए, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा उनको बचा लिया गया। 9 लोग सुरक्षित निकल गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की कैमूर से, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो बेहद ही डरावनी है, क्योंकि पिकनिक मनाकर लौट रहे 11 लोग, उनकी गाड़ी पलट गई, वैन पलट गई और उसके बाद एक गंभीर हादसा हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद की, 9 लोगों को बचाया उन्होंने बहने से। और चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ के लिए टैलेंट मैनेजर को बुलाया गया है। प्रियंका को समन जारी किया गया है। सुशांत मामले में एक बड़ी खबर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि टैलेंट मैनेजर प्रियंका को समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। सुशांत की टैलेंट मैनेजर थी प्रियंका। रिया सुशांत का एक टैलेंट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट था। ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि कितना पेमेंट हुआ है, कितने दिनों के लिए हुआ था उनका कॉन्ट्रैक्ट, और कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या। तो ये 3 सवाल हैं जो ईडी पूछना चाहती है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत की टैलेंट मैनेजर प्रियंका से पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन भेजा है और ईडी ये जानना चाहती है कि कितना पेमेंट हुआ, कितने दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट के आगे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये सारी चीजें ईडी जानना चाहती है, पूछना चाहती है। अमित राय हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खबर है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक के बाद एक कड़ियां जो है निकल के सामने आ रही हैं। जो उनकी टैलेंट मैनेजर थी प्रियंका, उन्हें भी समन भेजा गया। उनसे ये पूछा जा रहा है कि रिया और सुशांत ने एक टैलेंट कंपनी को लेकर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का, एमओयू क्या था, क्या क्या उसमें क्लॉज थे, कितना पेमेंट हो चुका था और उसमें जो है क्या कुछ कंडीशन रखी गई थी, क्या इसके अलावा भी जो है कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। ये सारी जानकारी जो है पैसों के लेन देन को लेकर भी प्रियंका से जो है पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। तो दूसरी जानकारी हमारे पास आई थी रिया चक्रवर्ती की ट्रैवल हिस्ट्री जो आई थी कि इन्होंने किस तरह से जो है 25 दिन में रिया ने 5 देशों की यात्रा की और ये सारा खर्च जो है वो सुशांत ने उठाए थे। और इन 5 देशों में जो है इन्होंने जो यात्रा की थी उसमें यूरोप है, यूरोप के बाद जो है वो स्विट्जरलैंड गई, फ्रांस गई, फिर स्विट्जरलैंड और फ्रांस आई, उसके बाद जो है इटली गई और फिर वो जो है मुंबई लौटी। तो लगातार जो है एक के बाद एक करके खुलासे निकल सामने आ रहे हैं और शक की पूरी सुई जो है वो रिया पे आकर ही अटक रही है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी जानकारी के लिए। सुशांत केस में ईडी का समन। अब टैलेंट मैनेजर प्रियंका से ईडी पूछताछ करने वाली है। रिया सुशांत का एक टैलेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था। अब ईडी ये जानना चाहती है कि उसमें क्या पेमेंट हुई, कितना पेमेंट हुआ और इसके बाद क्या कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो सुशांत केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई है, जिसमें दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है और इसे खारिज किया जाए।
इसके साथ यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये शिकायत एक संगीन अपराध थी। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी। उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि रिया की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब डाला गया है उसमें भी सीबीआई जांच की बात है और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जांच सीबीआई के हैंडओवर कर दी जाएगी। आज इंद्रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर ली है और हमने भी अपना रिटर्न सबमिशन डाला है और हमने कहा है कि पटना को जुरिस्डिक्शन था इस केस में और पटना ने सही तरह एफआईआर रजिस्टर किया, पटना ने सही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। लेकिन जब हमको लगा कि पटना पुलिस को कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस से और हमारे बिहार के बड़े सीनियर अफसर को क्वारंटाइन कर लिया गया, तब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया बिहार सरकार से कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। उधर सुशांत केस में संजय राउत का बयान भी सामने आया। जांच पूरी होने तक सब बैठे शांत। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सभी लोग चुप रहें, शांत बैठे रहें। जांच पूरी होने तक परिवार भी शांत रहे, राजनीतिक दल, विरोधी सभी शांत रहें। सीबीआई की जांच पर संजय राउत का बयान सामने आया है। इधर टेक्निकली अभी जांच सीबीआई के पास है, जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस प्रकार का निवेदन हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। नहीं, लेकिन टेक्निकली ये बात ये जांच सीबीआई के पास गई है। अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार को हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों। तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसकी तरफ देख रही है, सबूत मिटने की या फिर मिटाने की राह देख रही है। सुशांत का परिवार शांत हो जाए, ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? किस बात की धमकी? कौन सा ऐसा डर लग रहा है शिवसेना को कि वे सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं? शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार इस बात को समझ ले कि सुशांत का परिवार अकेला नहीं है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। शिवसेना नेताओं को और महाराष्ट्र सरकार को सुशांत के परिवार की माफी मांगनी होगी। किसे बचाना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार? तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने एक बार फिर कहा कि सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और इसकी जांच बिना राज्य की सहमति के सीबीआई को नहीं दी जा सकती है। तो राजनीति इसमें आ रही है, ये बात उचित नहीं है। इसका इन्वेस्टिगेशन फेयरली हो। राज्य सरकार की पुलिस के सक्षमता पर सवाल उठाना ये उचित नहीं है। और राज्य सरकार अगर कहती है, सरकार कहती कि अगर नहीं ये मामला सौंपा जाए सीबीआई तो बात और है। पर राज्य सरकार ने ऐसा कोई कंसेंट दिया नहीं और राज्य सरकार से कभी पूछा भी नहीं गया है। और सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें
क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। और सुशांत की लिखी जो डायरी सामने आई है उसके 2 पन्नों में गहरे राज हैं और इन 2 पन्नों में सुशांत ने कोड वर्ड में अपने लव और ब्रेकअप की बात लिखी है। डायरी के पन्ने में सुशांत ने उस मिस्ट्री गर्ल को मुक्कू नाम दिया है। वही मुक्कू को लेकर सुशांत को आगाह करने वाली बिंद्रा का भी नाम कोड वर्ड में ही दिया गया है। दरअसल मुक्कू और बिंद्रा सुशांत की फिल्म केदारनाथ के किरदार हैं और सुशांत ने उन्हीं के नाम पर अपनी मिस्ट्री गर्ल और दोस्त के लिए कोड वर्ड बनाया। पुलिस ने कोड वर्ड डिकोड कर लिया है और राज खंगालने में जुटी है। तो सुशांत की डायरी का यह पन्ना हम आपको दिखा रहे हैं। नीड यानी कि आवश्यकता, और इस कॉलम में नाम है मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। फिर आगे लिखा है कि मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं, मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मुझे समझने वाले की जरूरत है। और इसी लाइन के नीचे लिखा है ऐसा लगता है मुक्कू मेरी जरूरत है। तो डायरी के इस पन्ने पर सुशांत ने बनाया है ट्रैजिक थ्रो यानी कि दुखद अंत का कॉलम, और यहां भी नाम है द मिस्ट्री गर्ल मुक्कू का। यहां सुशांत ने लिखा है मुक्कू को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता और न ही अपना दर्द बयां कर सकता हूं। इस पन्ने पर सुशांत ने अधूरी प्रेम कहानी का दुखद अंत दिख रहा है। तो लव और ब्रेकअप का कोड और डिकोड ये सामने है। डायरी का वो पन्ना जिसमें जो बातें हैं वो कोड में लिखी गई हैं। एक फिल्म के 2 किरदारों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर आरजेडी ने गोपालगंज के पार्टी नेता रामेश्वर सिंह कुशवाहा हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इसके लिए वे सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। पटना में अलग अलग जगहों पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। और आपको बताएं कि 13 जून 2019 को कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप के मालिक रामेश्वर सिंह को अपराधियों ने पंप पर गोली मारी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए बिहार के जो हैं औरंगाबाद के नेता रामेश्वर सिंह कुशवाहा थे, उनकी हत्या हुई थी और अब इनकी जो हत्याकांड की जो जांच है वो सीबीआई से हो, इसकी मांग आरजेडी ने मुखर रूप से उठाया है। तेजस्वी यादव से लेकर के आरजेडी के तमाम नेता जो हैं एक सुर में कर रहे हैं कि रामेश्वर सिंह कुशवाहा हत्याकांड की जांच जो है वो सीबीआई से हो, राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे। और इस तरह के पोस्टर जो हैं वो पूरे शहर में लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरजेडी कार्यालय की बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी ये पोस्टर लगा है और ये पोस्टर पूरे शहर में अटा पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, बात करते हैं इनसे। मृत्युंजय जी, आप लोग अपनी मांग इस तरह से पोस्टर के जरिए उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए उठाया था, क्या आपकी मांग सरकार नहीं सुन रही है या सीबीआई से जांच नहीं करवाना चाहती है, क्या लगता है? देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक इस मांग को उठाया कि रामेश्वर सिंह कुशवाहा हत्याकांड की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सरकार को अनुशंसा करनी चाहिए। अब ये सरकार के पाले में गेंद है और हमारी पार्टी इस मांग को अंतिम दम तक उठाएगी जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा बिहार सरकार नहीं करती है। तिवारी हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार को हर हाल में रामेश्वर सिंह कुशवाहा हत्याकांड की जांच जो है वो सीबीआई से कराने को लेकर के सिफारिश करनी पड़ेगी। खैर, अब देखना होगा कि राज्य सरकार जो ये इनकी मांग है आरजेडी की, रामेश्वर सिंह हत्याकांड की जो मांग है वो कब तक उसके अनुसार राज्य सरकार जो है वो सीबीआई से कराने को लेकर के केंद्र सरकार से करती है या नहीं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। आरजेडी की चुनावी तैयारी, बीजेपी जेडीयू ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी कमियों को निश्चित रूप से उजागर करेंगे और निश्चित रूप से इस बार जनता तैयार है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री
और मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी महागठबंधन और बिहार की जनता। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी, ये पहले बताइए कि आप 15 साल में आपके माता पिता का जो राज था बिहार का क्या स्थिति था? सब लोग से छिपा हुआ नहीं है। आप जनता को आज अपोजिशन है, सत्ता सरकार की कमियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जनता। और जरा बात कोरोना की करेंगे। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज बिहार में कोरोना के 3,906 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 33,916 हो गई। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 94,459 है। रिकवरी कर चुके जो मरीज हैं उनकी अगर बात करें तो अब तक 60,068 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो करीब 66.33% है। राज्य में अब तक कोरोना से 474 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बिहार में कोरोना के 5 दिनों में मिले मरीजों की अगर हम बात करें तो ये करीब 18,763 हैं, जिनमें 9 अगस्त को 3,934 मरीज मिले, 10 अगस्त को 3,021, जबकि 11 अगस्त को 4,071 मरीज मिले, जबकि 12 अगस्त को 3,741 मरीज मिले हैं। वहीं 13 अगस्त यानी कि 3,906 मरीज सामने आए। तो कोरोना का संक्रमण सचिवालय के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तक पहुंच गया। विभाग के प्रधान सचिव के सेल में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रधान सचिव के साथ मंत्री तक के कार्यालय को बंद कर दिया गया और बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। मौके से सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने सचिवालय में दस्तक दी है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी कोरोना पहुंच गया है। सेल में जो प्रधान सचिव का सेल है वहां पर भी कोरोना पहुंच गया। फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, कर्मचारियों की संख्या नगण्य है और आप देख रहे होंगे जो कर्मी है वो लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक समस्या आने खड़ी हुई है सचिवालय में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है वैसे में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसके कार्यालय को बंद कर दिया गया है और फिर से सोमवार को ये कार्यालय खुलेगा। एहतियात के तौर पे ये कदम उठाया गया और कर्मचारी बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के कर्मचारी जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर विवेक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालय बंद है। इसके बगल में जितने भी कक्ष हैं वो बंद है एहतियात के तौर पे। आप देख सकते हो जो स्टेज है वो भी बंद है। ये प्रधान सचिव कार्यालय का कोठांग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना, ये भी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल बंद है। वो सैनिटाइजेशन होना था उसके लिए हम लोग आए हैं। फिर बंद हो जाएगा? हाँ, बंद हो जाएगा। कब तक बंद रहेगा ये मतलब शुक्रवार तक बंद रहेगा, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, सोमवार को। सैनिटाइजेशन अभी कितने वक्त तक चल रहा है? 2 घंटा। कितने लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से यहाँ पे? 1 वीक में लोग जो उनके संपर्क में थे लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। हाँ, क्वारंटाइन हो गए, टेस्ट करवा रहे हैं। कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? तो अभी तो सही ढांचा नहीं, टेस्ट हो रहा है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार, कर्मी है राजस्व भूमि सुधार विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी बता रहे हैं कि एक इनके जो सहयोगी हैं उनको कोरोना का संक्रमण में पाया गया, उसके बाद एहतियात के तौर पर दूसरे लोगों ने अपना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। और कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, सचिवालय पटना। तो बिहार में कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को भी अब 50 लाख के बीमा का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि सरकार कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों के चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ को यह लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में 120 प्राइवेट अस्पताल हैं जहां कोरोना का इलाज हो रहा है और इन सभी अस्पतालों को यह लाभ मिलेगा और आगे जो भी अस्पताल इसमें जुड़ेंगे उसे भी इसका लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से संवाददाता साकेत कुमार ने खास बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। सर, क्या कुछ ये जो बीमा है क्या कुछ है और क्या किस तरह से लाभ मिलेगा लोग? जो कोविड के मरीजों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जिन अस्पतालों को जिला प्रशासन ने कोविड के इलाज के लिए चिन्हित किया है, उन अस्पतालों में काम करने वाले हमारे जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, उन लोगों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए के बीमा का ये कवरेज मिलेगा। यदि कहीं दुर्भाग्य से किसी की असामयिक
मृत्यु हो जाती है तो उसमें उस अस्पताल में काम करने वाले वैसे सभी चिकित्सा कर्मी को इसका लाभ मिलेगा जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे होंगे। जो कोविड का इलाज करा रहे हैं मरीज, उनको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने किया है कि कुछ बैंड वगैरह उनकी पहचान के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये व्यवस्था शुरू की गई है। वहाँ हमारे जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उन मरीजों को चिन्हित करने के लिए उनके हाथ में एक ब्लू रंग का बैंड लगाया जा रहा है ताकि ये चिन्हित हो सके कि ये कोरोना के हमारे पेशेंट हैं और उनकी पहचान दूर से की जा सके। क्या विभाग ने कुछ आकलन भी किया है कि कितने ऐसे मेडिकल स्टाफ्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर कोविड का इलाज चल रहा है जिनको इस बीमा के कवर दिया जाए? लगभग 120 अस्पताल पूरे राज्य के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए और ये संख्या भी बढ़ेगी भी, चूंकि और भी अस्पतालों के चयन का काम चल रहा है विभिन्न जिलों में। तो यदि कुछ और अस्पतालों को जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया जाता है तो वो भी सूचीबद्ध होंगे और इस बीमा के दायरे में वो भी आएंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ी कह सकते हैं राहत की बात है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ, उनको अब जिस तरह से बीमा देने की बात है उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें तेजी आएगी और जो स्टाफ इस काम में लगे हुए हैं उनको बल मिलेगा। क्या पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।